नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर क्लासेस पर। और हम बायोलॉजी के अंतर्गत महत्वपूर्ण श्रृंखला अपनी प्रश्नों की चल रही थी यहाँ पर, जिसमें रेलवे लोको पायलट की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही थी, जिसमें कल दूसरी क्लास थी अपनी, ठीक है, कोशिका सिद्धांत, कार्य, संरचना, और उसी की आज तीसरी क्लास है अपनी। इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कोशिका सिद्धांत, कार्य और संरचना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम। यहां पर अपना पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए, ध्यान रखोगे यहाँ पर प्रश्न क्या है अपना, यहाँ पर निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा सत्य नहीं है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, देखो प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो आपको यहां पर ढूंढना होगा, क्या ढूंढना है कि इनमें से सत्य कौन सा नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है अपने सामने यहाँ पर, अर्धसूत्रण दो चरणों में होता है। तो ध्यान रखोगे आप। ऑप्शन बी है, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी को गुणसूत्रों की संख्या दो गुनी हो जाती है। ध्यान रखोगे। ऑप्शन सी है, अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशों के जीन, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूं, आपको दिखाई देगा, प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब देखिएगा इसको, अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशों के जीन परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाते हैं। ऑप्शन डी है, जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। तो बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने बात की थी यहां पर किसके बारे में, अर्धसूत्रण दो चरणों में होता है। बिल्कुल जी हाँ, यहां पर जो अर्धसूत्रण होता है दो चरणों में होता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। तो ध्यान होगा आपको कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है दो चरणों में संपन्न होता है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर एक तो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, और एक क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। तो ये तो बात क्या है यहाँ पर, सत्य है, ठीक है, ध्यान रखोगे। दूसरी क्या है यहाँ पर, ये तो क्या हो गया अपनी यहाँ पर सत्य बात है। ये तो अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दो गुनी हो जाती है। जी नहीं, क्यों, क्योंकि हम बात करें यहाँ पर किसकी, अर्धसूत्री की बात करें, तो अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, यानी कि यहां पर गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, आधी रह जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यानी गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, यहां पर आधी होगी। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आप क्या, कि गुणसूत्रों की संख्या क्या हो रही है, यहां पर आधी हो रही है, ठीक है। तो यहां पर ये जो बात है अपनी, ये क्या होगी बताओ, यहां पर गलत होगी। ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशों के जीन परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाते हैं, ये भी क्या है, सही है, ठीक है। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है, ये भी क्या है, सही है। तो अपने को क्या चूज करना था कि सत्य कथन नहीं है, कहने का मतलब असत्य कथन। तो असत्य कथन कौन सा था यहाँ पर, ऑप्शन बी वाला। तो इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा होगा अपना, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बी वाला अपना सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, किसके, अर्धसूत्री जो विभाजन होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो यहाँ पर कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, इसमें बात करें यहाँ पर हम अर्धसूत्री विभाजन की, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। और इसमें एक जो कोशिका होती है, एक कोशिका से यहां पर कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ध्यान रखोगे, चार पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। और इसकी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में हम बात करते हैं आगे। चलिए तो ध्यान रखोगे यहां पर अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। ध्यान रखना, जब हम बात करते हैं किनकी, समसूत्री विभाजन की, तो जो समसूत्री विभाजन होता है वह कायिक कोशिकाओं में संपन्न होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन किनमें संपन्न होता है, जनन कोशिकाओं में। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा यहाँ पर ये निम्न दो चरणों में होता है, अभी अभी हमने बात की है, एक तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा और एक अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, अर्धसूत्रण में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का क्या होता है, यहां पर आदान प्रदान होता है। तो ये कहानी थी यहां पर किसके बारे में, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। ध्यान रखिएगा, और एक बात और बता देता हूं मैं यहां पर आपको, कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है
अर्धसूत्री विभाजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया है? तो ध्यान रखोगे यहाँ पर दो वैज्ञानिक है, एक तो है फोर्मर और मूरे नामक जो वैज्ञानिक है, इन दोनों ने किसके बारे में बताया है? अर्धसूत्री विभाजन के बारे में सर्वप्रथम बताया है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? ध्यान दीजिएगा। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो ध्यान रखोगे ऑप्शन ए है आपके सामने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोलस और ऑप्शन डी है नाभिक। तो बताएगा इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए तो ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा नाभिक। इसके बारे में और क्या कहानी है तो आगे देखते हैं हम यहाँ पर। तो ध्यान रखोगे कि नाभिक को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखोगे किसे कहा जाता है? नाभिक को कहा जाता है। ठीक है, नाभिक कोशिका के डीएनए की क्या करता है? ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित रखता है। तो ध्यान रखिएगा ये कहानी थी किसके बारे में? नाभिक के बारे में। चलिए तो फिर आगे प्रश्न को बढ़ाते हैं हम। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 ध्यान रखोगे प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो ध्यान रखोगे सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने ए अंतःप्रदर्भी जालिका, ऑप्शन बी है नाभिक और ऑप्शन सी है गोल्जी काय और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा नाभिक होगा। और अभी अभी हमने बात की है कि जो कोशिका होती है, कोशिका का जो कंट्रोल होता है, तो कंट्रोल कौन करता है? नाभिक करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को फिर आगे बढ़ाते हैं हम। यहाँ पर इसमें थोड़ी सी बात है और नाभिक की अभी भी हमने बात की है क्या कि नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है और नाभिकीय कोशिका की क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, यानी कि इनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न क्रमांक 4 पढ़िएगा इसको। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है आपके सामने हरित लवक, ऑप्शन बी है लाइसोसोम्स और ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है राइबोसोम्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रोटीन का कारखाना किसको कहा जाता है? राइबोसोम्स को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? राइबोसोम की, कि राइबोसोम की खोज किसने की है? तो ध्यान रखोगे यहाँ पर पेलेडे नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने राइबोसोम की खोज की है। ध्यान रखोगे इसका यानी कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ध्यान रखोगे यहाँ पर राइबोसोम का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसके बारे में देखते हैं हम यहाँ पर। हाँ, तो ध्यान रखोगे राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। तो जो राइबोसोम होता है ये कहां पर स्थित होता है? ध्यान रखोगे सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में, यानी कि साइटोप्लाज्म में स्थित होता है। और बहुत ही सूक्ष्म कण हैं जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ध्यान रखोगे। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखोगे यहाँ पर कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ध्यान रखोगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखोगे राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी इनके बारे में। प्रश्न को फिर आगे बढ़ाते हैं हम। प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है आपके सामने लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम। तो बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो लाइसोसोम होता है ये केवल किसमें पाया जाता है? पशु कोशिका में पाया जाता है, ध्यान रखोगे। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखोगे। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1955 में डी डुवे ने की थी। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है कि जो कोश होते हैं या कोशिकाओं में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का क्या करना होता है? पाचन करना होता है। और भोजन की कमी के समय लाइसोसोम
साइटोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन करता है, ध्यान रखिएगा। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ध्यान रखोगे, यहां पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखोगे लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। और जो अपशिष्ट होते हैं कोशिका के अंदर, उन अपशिष्टों का निस्तारण भी कौन करता है, लाइसोसोम ही करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी यहां पर लाइसोसोम के बारे में। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहां पर कौन सा विभाजन होता है, तो ऑप्शन ए है आपके सामने केवल समसूत्रण, ऑप्शन बी केवल अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी माइटोसिस और मियोसिस दोनों, और ऑप्शन डी है आपके सामने न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के अनुसार कि जब हम बात करते हैं यहां पर किन की, समसूत्री विभाजन की हम बात करते हैं, तो जो समसूत्री विभाजन होता है तो इसमें जो एक कोशिका होती है, तो यहां पर एक कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो ध्यान रखोगे दो पुत्री कोशिकाएं बनती है। कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती है, दो पुत्री कोशिकाएं बनती है, और इनमें जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह समान बनी रहती है, ध्यान रखिएगा। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह आधी हो जाती है। और ध्यान रखोगे यहां पर अर्धसूत्री विभाजन दो बार होता है, यानी कि एक तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है और एक अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय होता है। तो इसलिए यहां पर एक जो कोशिका होती है, तो एक कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो ध्यान रखोगे चार पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखेगा यहां पर अपने पास में ऑप्शन ए था केवल समसूत्रण, बी केवल अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी था माइटोसिस और मियोसिस दोनों, ऑप्शन डी था न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्री विभाजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा, केवल समसूत्रण, क्योंकि समसूत्री जो विभाजन होता है सिर्फ और सिर्फ ये किनमें संपन्न होता है, कायिक कोशिकाओं में संपन्न होता है, ध्यान रखिएगा। और जब हम बात करते हैं किसकी, अर्धसूत्री विभाजन की, तो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये लैंगिक जनन वाली जो कोशिकाएं होती है उनमें संपन्न होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं हम यहां पर। हाँ, तो हमने बात की अभी, ध्यान रखोगे शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट लाइन है, समसूत्रण विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। तो ध्यान रखोगे यानी कि जो समसूत्री विभाजन होता है ये किस प्रकार की कोशिकाओं में संपन्न होता है, तो कायिक कोशिकाओं में संपन्न होता है, ध्यान रखेगा। और इस प्रकार के विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती हैं। तो ध्यान रखना कि जो समसूत्री विभाजन है, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। चलिए फिर प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। यहां पर प्रश्न क्रमांक 7 अपना यहां पर, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है, तो ऑप्शन ए है अपने सामने यहां पर ओस्टेसाइट्स, ऑप्शन बी है न्यूरॉन, और ऑप्शन सी है क्रेमेटोफोसर, और ऑप्शन डी है लिम्फ कोशिकाएं। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूरॉन होगा। सजीवों के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका, लंबी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है, न्यूरॉन होती है, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ध्यान रखोगे क्या, कि जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन यानी तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का क्या करना होता है, आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। और इसके साथ में ही ध्यान रखोगे कि तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ध्यान रखोगे यहां पर क्या, कि जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में सेल डिवीजन नहीं हो रहा, तो इसका यानी कि जो मस्तिष्क वाला जो भाग होता है ये बहुत ही नाजुक भाग होता है, ध्यान रखिएगा।
चलिए फिर प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। यहां पर अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है, यानी कि जो सेल है, जो कोशिका है, इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो ध्यान रखोगे, ऑप्शन ए है अपने सामने जल, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है शैवाल और ऑप्शन डी है प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इज द करेक्ट आंसर जल होगा। तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक मात्रा होती है इसकी। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर क्या कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। कुछ सजीव जैसे जीवाणु के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं। हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि प्रत्येक जो जीव होता है उनका जो शरीर होता है वह कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना होता है, और कुछ जो जीव होते हैं उनका शरीर बहुकोशिकीय होता है, यानी कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो हमने बात की यहाँ पर किनकी? जीवाणुओं की, यानी कि बैक्टीरिया की। तो ध्यान रखोगे कि बैक्टीरिया के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है, यानी कि एक जो कोशिका होती है इनमें और कौन कौन सी संरचनाएं होती है? तो ध्यान रखोगे इसमें केंद्रक एवं केंद्रिका होती है, इसके अलावा जीव द्रव्य होता है, गोल्जी काय होता है, और कर्णाभ सूत्र, अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, गुणसूत्र होते हैं, इसके अलावा राइबोसोम है, सेंट्रोसोम है और लवक, ये सभी एक जो कोशिका होती है उसमें उपस्थित होते हैं। ध्यान रखोगे। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं किसकी? जीव द्रव्य की। तो ध्यान रखोगे कि जीव द्रव्य में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो ध्यान रखोगे 80% होती है। प्रोटीन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 15% होती है। और जो वसा होती है 3% होती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट होता है 1% होता है, और कुछ अकार्बनिक लवण होते हैं, ये भी कितने प्रतिशत होते हैं? 1% होते हैं। तो ध्यान रखेगा यहां पर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहां पर अगला प्रश्न अपना, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? देखो ध्यान दीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछा गया है क्या कि कोशिका सिद्धांत किन पर लागू नहीं होता है? तो ध्यान रखोगे, ऑप्शन ए है आपके सामने जीवाणु, ऑप्शन बी है कवक, और ऑप्शन सी है शैवाल, और ऑप्शन डी है विषाणु। तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर विषाणु, यानी कि जो कोशिका सिद्धांत होता है ये विषाणु पर लागू नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा। हाँ, इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर। तो ध्यान रखोगे, सबसे पहली बात ध्यान रखोगे कि जो कोशिका सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो दो वैज्ञानिक थे, एक तो पादप वैज्ञानिक और एक जंतु वैज्ञानिक है, इन दोनों के द्वारा यहां पर कोशिका सिद्धांत दिया गया है। तो इसमें ध्यान रखोगे कि स्लाइडेन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा है कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा फिर कि नई कोशिकाओं के निर्माण के बारे में किसने बताया है? तो वैज्ञानिक है रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने बताया है। ध्यान रखोगे, पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका क्या होती है बताओ? विभाजित होती हैं, और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है, यानी कि जो नई कोशिकाएं होती है, ठीक है, तो उनका निर्माण पूर्व स्थित जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा होता है। ध्यान रखोगे। इसके अलावा यहां पर ध्यान रखोगे, इन्होंने स्लाइडेन तथा स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। और इसके अलावा ध्यान रखोगे कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। तो ध्यान रखोगे इसमें कि जो सभी जीव होते हैं वह कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं। इसके अलावा क्या ध्यान रखोगे? यहां पर ध्यान रखोगे कि अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायरोइड और प्रोन्सक, प्रेवोन पर
कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। ध्यान रखोगे, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो अकोशिकीय जीव होते हैं कौन कौन से हैं, वायरस है, वायरोइड है, प्रोसंख्य है, ठीक, इन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो ध्यान रखोगे यहां पर कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो दो वैज्ञानिक थे स्लाइडेन और स्वान, इनके द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया है। लेकिन इन्होंने ये नहीं समझाया कि जो नई कोशिकाएं होती है इनका निर्माण कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है, इसके बारे में किसने समझाया है, रुडोल्फ नामक वैज्ञानिक ने समझाया है। तो ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए प्रश्न को फिर आगे बढ़ाते हैं हम यहां पर। तो ध्यान रखोगे, अगला प्रश्न है निम्न को सुमेलित कीजिए। तो कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में भी हमने बात की थी लाइसोसोम के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी बात की थी। तो ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम की हम बात करें तो लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहलाती है। ध्यान रखोगे, ठीक है। डीएनए की जब बात की जाती है तो डीएनए गुणसूत्र, और माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका यहां पर क्या है बेटाओ, जो फर्स्ट है, फर्स्ट किससे मिल रहा है, सी से, और जो सेकंड है, सेकंड किससे मिल रहा है आपका यहां पर। तो ध्यान रखोगे इसमें, चलिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट किससे मिल रहा है, सी से, और सेकंड में बी है, और थर्ड में क्या है, थर्ड में ए है। तो देख लीजिएगा कहां पर ये, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो इज द करेक्ट आंसर बी। ध्यान रखोगे यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम हमने बात की भी, आत्महत्या की थैली, ठीक है। डीएनए गुणसूत्र माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहलाता है। ध्यान रखोगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो ध्यान रखोगे, यानी कि जो कोशिका होती है, ठीक है, तो इनका जो नियंत्रण है वह किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन है अपने पास में जीव द्रव्य, ऑप्शन बी है केंद्रिका, ऑप्शन सी है सूत्र कणिका, और ऑप्शन डी है केंद्रक। तो ध्यान रखोगे यहां पर केंद्रक, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, केंद्रक। तो और क्या कहानी है इसके बारे में, तो ध्यान रखोगे, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण, यानी कि कौन करता है, केंद्रक करता है। ध्यान रखोगे, और कोशिका केंद्रक में कोशिका के अधिकांश आनुवांशिक पदार्थ होते हैं जो क्रोमोसोम बनाने के लिए स्टोन्स जैसे प्रोटीनों की एक विशाल विविधता के साथ कई लंबे रेखिक डीएनए अणुओं के रूप में संगठित होते हैं। ध्यान रखोगे, और इनके अलावा क्या होता है इनमें, तो ध्यान रखोगे कि गुणसूत्रों के भीतर जीन कोशिका के परमाणु जीनोम होते हैं, और कोशिका फंक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से संरक्षित है। नाभिक जीन की अखंडता को बनाए रखता है और जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करके कोशिकाओं की गतिविधियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसलिए नाभिक सेल का नियंत्रक केंद्र है। तो ध्यान रखोगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हम यहां पर। अगला प्रश्न अपना, प्रश्न क्या पूछा गया है, तो ध्यान रखोगे, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। आपको ध्यान होगा कि यहां पर बात की जा रही है किसकी, सूत्री विभाजन की। तो इसकी जो अवस्थाएं होती है, जैसे हम बात करते हैं मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और प्रोफेज की, तो ध्यान रखोगे इसमें कि जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र मध्य रेखा पर कब स्थित होते हैं। तो ध्यान रखोगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इससे पहले आपके सामने ऑप्शन ए है एनाफेज, ऑप्शन बी टीलोफेज, ऑप्शन सी मेटाफेज, और ऑप्शन डी है प्रोफेज। तो ध्यान रखेगा इसका करेक्ट आंसर होगा मेटाफेज। और इस मेटाफेज के बारे में और क्या कहानी है यहाँ पर, तो ध्यान रखोगे, हाँ सूत्री विभाजन की कुछ और जानकारी है। तो ध्यान रखोगे, सूत्री विभाजन मुख्यतः कौन सी कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त, ध्यान रखना, जनन कोशिकाओं के अतिरिक्त सभी जीवित कायिक कोशिकाओं में होता है। तो इससे पहले भी हमने बात की है कि जनन कोशिकाओं की अगर हम बात करते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन ध्यान रखेगा, और कायिक कोशिकाओं की बात की जाती है तो ध्यान रखोगे सूत्री विभाजन ध्यान रखोगे, ठीक है। तो जीवित कायिक कोशिकाओं में होता है, और सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है और एवं बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।
पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभज्योतक कोशिकाओं में होता है। ध्यान रखना यहाँ पर अगर बात की जाती है किनके, जैसे हम बात करें बताओ यहाँ पर किनके बारे में, मनुष्य के बारे में, जैसे अपने चोट लग जाती है तो वहां पर जो घाव हो जाता है तो वो किसके द्वारा भरता है, यानी कि वहां पर समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, उनके द्वारा जो घाव होता है वो भर जाता है, यानी कि कोशिकाएं क्या कर रही है यहाँ पर डिवीजन कर रही है, ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो पादप होते हैं इनमें विभज्योतकी कोशिकाओं में होता है, ध्यान रखोगे, और ये कोशिकाएं जड़ या तने के शीर्ष पर स्थित रहती है, यानी कि जो विभज्योतक जो कोशिकाएं होती हैं ये कहां पर स्थित रहती है, शीर्ष पर स्थित रहती है, ध्यान रखोगे। और क्या है इसके बारे में तो ध्यान रखना, सूत्री विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, तो ध्यान रखोगे यहां पर मेटाफेज। और फिर आगे बढ़ते हम यहां पर, चलिए तो आज तक के प्रश्न, इस क्लास के जो प्रश्न हैं वह यही थे, तो ध्यान रखोगे इस क्लास की अपने बात की बताओ यहाँ पर कोशिका सिद्धांत, कार्य और संरचना के बारे में बात की है, जो अपनी 2 क्लासें हैं इस पर, ठीक है। तो ध्यान रखेगा आपके लिए रेलवे लोको पायलट के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ देखेगा यहाँ पर, ठीक है, एलपी टेक्नीशियन के लिए आपके लिए यहाँ पर संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है, जिसमें सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकेंड ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है, ध्यान रखेगा, जो मात्र कितने रुपए में है, 1100 रुपए में, ध्यान रखेगा। तो डीजे सर क्लासेस के साथ जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाएगा, ताकि प्रत्येक स्टूडेंट्स इस क्लास का फायदा ले सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।